Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी न्यूज़ आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये होगी कि जो एग्जामिनेशन में फोल्डर पॉइंट है उसको मैं आपके लिए साथ के साथ बताते चलो. सो लेट गेट स्टार्ट. So these are the list of the topic. Today is 9th of September. So the first topic is Health in India report. ये एक recently report publish की गई है NSO के द्वारा. So this is again one of the important news जो आपके आने वाले मेंस के लिए और प्रीलिम्स में क्योंकि बैकग्राउंडर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी. Now the second topic is National Nutritional Guideline which Ministry has released. Now the third topic is India-Iran meeting. And the last topic is NAM and India's alignment, right? So this is again very important. नाम की जो रेलिवेंस है उसकी इंपॉर्टेंस अभी पता चल रही है और बायलैटरल रिलेशनशिप में नाम इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इंडिया हैज़ बिन फॉलोइंग अ लॉन्ग टाइम. इसके अलावा कुछ MCQs के क्वेश्चंस होंगे वीडियो के एंड में और जो कल के सवाल थे उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ऑप्शंस मैं आपको आज बताऊंगा. सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कम टू नो द करेक्ट आंसर्स एंड द explanation. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. Now starting with the first news, that is from the Hindu Health in India report. यहाँ पे वैक्सीनेशन को लेकर के बात की गई है. NSO की जो रिपोर्ट है उसके बारे में. So we'll see what the National Statistical Organization has said and how the thing is going to work, right? नाउ यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक है. आप इसको अगर आपके पास न्यूज़पेपर है या ई कॉपी है तो आप इसको एक बार इस ग्राफ को देख सकते हैं कि किस तरह की कौन सी बेसिकली जो डिजीज़ है उसमें क्या रेशियो है इम्यूनाइजेशन का चाइल्ड का, राइट. मैं आपको कुछ और अलग स्टेट वाइज डेटा बताऊंगा. तो बात करें इस तरह की न्यूज़ की रेलेवेंस की तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सम पार्ट एंड बिट्स कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो हमारी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है NSO उन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट. तो आप ये भी ध्यान रखिए जो हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट है दिस इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय NSO और रिपोर्ट में ये चीज़ें फाइंड की गई है कि हर 5वें बच्चे पे 2 बच्चा ऐसा है दैट डू नॉट हैव द कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. सो द रिपोर्ट सेड एवरी 5 चिल्ड्रन और उसमें हर 2 बच्चा प्रॉपर इम्यूनाइज्ड नहीं है, राइट. ऑल्दो जितने सारे चिल्ड्रन हैं इंडिया में उनकी वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो उनको ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन दी जाती है बर्थ के टाइम में एंड दे रिसीव द डोजेज ऑफ पोलियो ड्यूरिंग द वैक्सीन. जो पोलियो की जो वैक्सीन है वो बर्थ के कुछ स्टेजेस पे भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, राइट. एंड इंडिया इज़ ऑलरेडी पोलियो फ्री बट उसके बावजूद भी 5 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पूरी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कंप्लीट इम्यूनाइजेशन नहीं है इंडिया में. तो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है NSO के द्वारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उनके मुताबिक अक्रॉस द कंट्री ओनली 59.2% ये डेटा ये सब जो डेटा ये आपको याद रखनी है. मैं अक्सर आई डो नॉट रिकमेंड टू यूज़ द डेटा और मैं आपको जनरली उसको याद करने के लिए नहीं कहता हूँ बट दीज डेटा आर समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू रिमेंबर कुछ आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन के लिए. तो 59.2% जो चिल्ड्रन है दे आर अंडर 5 years और दे आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड ओनली 59.2%. सो दिस इज़ अ वन डेटा इंपॉर्टेंट. तो बात करें जितने जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन है दे आर रिमेन अनप्रोटेक्टेड. क्यों? क्योंकि उनको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के लिए वैक्सीन मिली ही नहीं है. जैसे मीजल्स है एक सबसे बड़ी डिजीज़ उसमें एंड दे आर पार्टली प्रोटेक्टेड अगेन द रेंज ऑफ अदर डिजीज़. जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया ये जो 59% है इसको आप 59 मतलब आप करीबन भारत के जो लोग बचे 41% के जो लोग बच रहे हैं उनको प्रॉपरली इम्यूनाइज नहीं किया गया और वो प्रोन टू अलग अलग डिजीज़ के हैं अलग अलग एज ग्रुप पे. नाउ बात करें जो नेशनल कैपिटल है इट्स लेस देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हैव बीन गिवन 8 रिक्वायर्ड वैक्सीन. गवर्नमेंट ने कुछ मैंडेटरी वैक्सीन रखे हैं उसमें जो 8 रिक्वायर्ड वैक्सीन है उस वैक्सीन को हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ ओनली बी एडमिनिस्टर्ड. बाकी के बच्चे अभी भी छूट रहे हैं. तो ये जो रिपोर्ट है दिस इज़ बेस्ड ऑन द 75 नेशनल सैम्पल सर्वे. जो NSO की रिपोर्ट है वो जुलाई 2017 से जून 2018 तक की रिपोर्ट ली गई है ऑफ द हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन हेल्थ रिलेटेड टू द हेल्थ. ना इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ स्टेट के साथ जो कन्फ्यूजन है स्टेट ऑफ जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको बता दूं क्योंकि NSO की जो यहाँ स्टेट का मतलब है एक स्टेज की बात की जा रही है, राइट. एक बेसिकली एक कंडीशन की बात की जा रही है.
तो जो रीसेंट रिपोर्ट है एनएसओ की वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो सेंटर की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो सेंट्रल का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके मुताबिक जो पोर्टल की डेटा क्लेम करती है कि जो इम्यूनाइजेशन की कवरेज है वो है 86%। दे आर सेइंग 2017 और 18 में 86.7% जो लोग हैं उनको इम्यूनाइज्ड किया गया है। बट अभी की जो डेटा आई है, जो प्रेजेंट की जो डेटा आई है, उसमें ओनली बेसिकली जो 59% जो लोग हैं they are only the they have taken the immunization. You can see the contradiction which has arisen. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये सारी चीज़ें भी आप एग्जाम में ज़रूर लिखेंगे। नाउ इम्यूनाइजेशन स्टेटस की बात करें इंडिया में, तो जो फुल इम्यूनाइजेशन है उसका मतलब होता है कि हर एक बच्चा जो है उसको जो 8 वैक्सीन ऑफ डोजेज हैं उनके पहले साल में उसको दे दी जाए, राइट। ही शुड बी वैक्सीनेटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ, राइट। और उसी चीज़ को देखते हुए ओनली 97% ऑफ द चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्रीज दे हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 वैक्सीनेशन। और उसमें जो मोस्टली वो BCG है, बैसिलस गैक्टिन ग्यूनिन करके जो वैक्सीन होती है वो, और उसके जो फर्स्ट डोज है OPV बर्थ के टाइम में दी जाती है। और स्टैटिकली अगर आप देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे इनकम ग्रुप्स हैं या जोग्राफिकली एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लोग भी प्रॉपरली कवर्ड नहीं हैं, राइट। तो गवर्नमेंट दो तरफ से डेटा दे रही है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जो डेटाबेस है वो ऑथेंटिक हो, ताकि गवर्नमेंट आगे उस चीज़ को पॉलिसी बना सके कि एक्चुअल में कहाँ पे वैक्यूम है और हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, राइट। दिस इज़ वेरी एसेंशियल। However, 67% of the children are protected against the measles. बाकी के जो 33% है they are still not protected, and only 58% have got polio booster dose and 54% have got the DPT, right? जो DPT डिजीज है उसको लेकर के जो वैक्सीन है वो 54% से वैसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको दी गई है, right? So these are some of the important findings and the present status of India's vaccination, right? अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इम्यूनाइजेशन की कवरेज किस स्टेट्स में कितनी है, राइट। तो अगर मैं बताऊँ तो मणिपुर इज होल्डिंग द रिकॉर्ड विद 75%, आंध्र प्रदेश में 73.6%, मिजोरम 73.4%, त्रिपुरा में थोड़ा कम 39.6%, पुडुचेरी 34% और नागालैंड इज अगेन 12%, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कवरेज है बेसिकली जो इम्यूनाइजेशन की जो कन्वर्जेंस है वो इन स्टेट में इस तरह की है। इस बेसिकली जो न्यूज़ में ये स्टेट्स कवर थी, इसलिए मैंने अभी इसको किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक PDF भी लिंक में दे दूंगा, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट रेलिवेंट कि हर स्टेट के आपको ग्राफ याद हो, परसेंटेज याद हो। अब एक ये बेसिक फ्रेमवर्क याद रखो कि कौन ऊपर है और लास्ट में कौन से स्टेट है, दैट इज़ एनफ फॉर यू, राइट। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। न्यूट्रिशनल गाइडलाइन आई है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने कुछ न्यूट्रिशनल गाइडलाइन दी है फॉर यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के टॉपिक मेंशन है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेयर एंड देयर यू कैन यूज़ द स्टेटमेंट और द पॉइंट्स। तो नेशनल न्यूट्रिशन गाइडलाइन के बारे में बात की गई है इस न्यूज़ में, जो कि हिंदू के नेशनल पेज में आपको मिल जाएगी। एक लॉन्ग पेंडिंग न्यूट्रिशनल गाइडलाइन एक्सपेक्टेड थी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि रूल आउट होनी थी, बट एक लंबे समय के बाद इसको रोल आउट किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कही गई है उससे पहले मैं आपको कुछ इफेक्ट्स बता दूं पुअर न्यूट्रिशन का इंडिया में। तो यहाँ पे 3 कंट्री के साथ कंपैरिजन की गई है, वो आपको हिंदू के न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी। दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ के कंटेक्स्ट में आपको न्यूज़ समझाने से आपको सारी क्लैरिटी नहीं मिल पाती। सो व्हाट आई प्रेफर कि जो उससे रिलेटेड जो भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में दे दी जाए, राइट। सो वी ट्राई टू मेक थिंग्स मोर इन अ होलिस्टिक मैनर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूँ कि जो इफेक्ट्स है पुअर न्यूट्रिशन का वो 3 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को देते हुए, नाइजीरिया, इंडिया और पाकिस्तान, तो दे आर द होम टू ऑलमोस्ट 47% ऑफ स्टंट चाइल्ड। मैल जो न्यूट्रिशन है स्टंट चाइल्ड का 47% यहाँ से कंट्रीब्यूट होता है। और स्टंट चाइल्ड पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो इंडिया में 46.6 मिलियन है, नाइजीरिया में 13.3 मिलियन एंड पाकिस्तान में 10.7 मिलियन लोग हैं, राइट। तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस स्टंट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, and India also account for the largest number of wasted children in the world, that is 25.5 million। वेस्टेड के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। वेस्टेड का वैसा मतलब होता है जिन बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, राइट।
दे आर नॉट ग्रोइंग विद द एज, देयर हाइट, देयर बॉडी वेट, देयर BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, वैसे बच्चों को वेस्टेड कहते हैं। और ग्लोबली 50.8 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं, दे आर अंडर द 5 ईयर, दे आर स्टंट, 50.5 मिलियन आर वेस्टेड, 38.3 मिलियन चिल्ड्रन आर ग्लोबली ओवरवेट। आपको कोई नंबर्स याद नहीं करना है, जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि क्या स्टेटस है इंडिया वर्ल्ड वाइड, राइट। और चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, इजिप्ट, US, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान हैव मोर देन मिलियन चिल्ड्रन ओवरवेट। सो दिस इज अगेन, एक तरफ तो हम पुअर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ ओवरवेट का भी कंडीशन हमें, वी कैन नॉट डिनाई दैट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स। नाउ अब आगे बढ़ेंगे, जो मिनिस्ट्री ने अभी इस न्यूज़पेपर में जो टीचर रिपोर्ट है उसमें मिनिस्ट्री ने क्या क्या बातें कही हैं। तो व्हाट इज़ न्यू इन द गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइन हैज़ प्रिस्क्राइब द हेल्थ डाइट, जो हेल्दी डाइट होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, एक लैक्टेटिंग मदर के लिए, उसके बारे में बात की गई है। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, बेसिकली आयरन एक ऐसी चीज़ है, आयरन और फॉलिक एसिड, राइट। जो फॉलिक एसिड है ये दो कंपोनेंट विमेन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आपको फॉलिक एसिड लेना पड़ेगा, देन ओनली द आयरन इज़ बीइंग प्रॉपरली अब्जॉर्ब्ड। मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और आपके लिए ये बेसिकली जानना ज़रूरी नहीं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। It will also provide guideline for the children at the age group of 6 to basically जो 6 month to 6 year के बच्चे हैं, जो 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन बनाई गई है कि उनको किस तरह से न्यूट्रिशन देनी है। तो ये नहीं है इस गाइडलाइन में, who will receive the hot cook meals, आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, जो कि आगे विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे। ना बात करें जो हमारी न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं, दैट आर एक्सपेक्टेड टू सजेस्ट वेज टू सोर्स ऑफ द फूड डिस्ट्रीब्यूशन आंगनवाड़ीज एंड कैलोरी कंटेंट जो है वो सारी चीज़ें आंगनवाड़ी वहाँ के लोगों को उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली बताएंगी कि आपके न्यूट्रिशनल डाइट किस तरह से, क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, क्या पिरामिड फॉलो करना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कितने क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी, और कितने कैलोरी इंटेक होनी चाहिए ताकि ओबिसिटी की तरफ भी कोई ना बढ़ पाए। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, बेसिकली टॉकिंग इन द रूरल इंडिया, पीपल आर मोस्टली हैव द स्कैरसिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, राइट। सो रादर दे वुड गो बीस, आई मीन दे शुड फर्स्ट टेक द न्यूट्रिशनल फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना कुछ और सजेशंस की बात करें तो यहाँ पे सजेशंस दी गई कि जो इंटेक ऑफ जो एक्यूट मैलनरिश्ड चाइल्ड हैं उनको सबसे पहले ध्यान दिया जाए, जो कुपोषित बच्चे हैं उनके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री दिस वुड बी सेंसिटिव टू इशू को एग्जिस्टेंस ऑफ ओबिसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया ओबिसिटी और अंडर न्यूट्रिशन दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है, विच इज़ नोन एज डबल बर्डन ऑफ द मैल न्यूट्रिशन। इसी कॉन्सेप्ट को ये आप ध्यान रखना, कई बार मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या है, तो आपको दोनों चीज़ों को कंसर्न करना पड़ेगा, एक ओबिसिटी और दूसरा अंडर न्यूट्रिशन, राइट। तो जो आंगनवाड़ीज हैं दे सर्व एज अ हब ऑफ प्रोवाइडिंग फूड टू चिल्ड्रन एंड अनसर्व्ड एरियाज। और जो गाइडलाइन है दैट विल बी पेंडिंग फॉर सेवरल ईयर्स एंड फॉर द अप्रूवल। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये अप्रूवल के लिए बहुत पुराने टाइम से पेंडिंग थी, अब इसको फाइनली अप्रूवल मिल गई है, नेशनल न्यूट्रिशनल गाइडलाइन, राइट। प्रायोरिटीज़, अगर बेसिकली जो प्रायर सर्वे भी थी उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताऊं, जो पहले एक सर्वे की गई है, तो दिस वाज द फर्स्ट एवर सर्वे दैट कंट्री हैज़ कंडक्टेड बिटवीन 2016 अर्ली 2018, जहाँ पे ये बताया गया इस सर्वे से कि 2.8% ऑफ द चिल्ड्रन इन 0 to 4 of the age group are suffered from double burden, जो मैंने आपको बताया ओबिसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन, ये डबल बर्डन ऑलरेडी विटनेस की गई है। एंड वाइल 0.8% ऑफ ईच चिल्ड्रन कैटेगरीज फ्रॉम 5 years to 9 years एंड 10 years to 19 year हैव ऑल्सो फेस सेम इशूज़। सेम इशूज़ का मतलब है डबल बर्डन, राइट। तो ओबिसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन, बेसिकली जो अंडर न्यूट्रिशन है उसके लिए भी, राइट। तो अंडर न्यूट्रिशन दोनों को कवर करती है। नाउ इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग द इंडिया ईरान मीटिंग। आपको पता है इंडिया ईरान की जो टॉपिक है वो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ईरान के साथ जो सैंक्शंस लगाया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, उसके बाद जो हमारी रिलेशनशिप रही है
यूएस के साथ बहुत अच्छी मतलब तो है पहले से ही, बट प्रेशर में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंडिया को उससे खामियाजा भुगतना पड़ा है। ईरान ने कहा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे छाबहार प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अकेले ही आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यूएस के प्रेशर की वजह से इंडिया के रिलेशनशिप इम्पैक्ट हुई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो जो एससीओ की जो मीटिंग से लौट रहे थे तो उनका हॉल्ट रहा ईरान पे, और सारी बातें वहाँ पे उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर की। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। बोथ इंडिया एंड ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है दे हैव मेट, दे टॉक्ड अबाउट द छाबहार पोर्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे, और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में भी बात हुई। तो ये बैक टू बैक अगर आप देखोगे तो 2 हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग की गई है इंडिया की तरफ से, और ये सिग्नल ईरान के लिए काफ़ी है कि जो इंडिया की कमिटमेंट है वो ईरान तेहरान के डिफ़िकल्ट टाइम के लिए इंडिया इज स्टैंडिंग साइड बाय साइड, राइट। इंडिया रिकॉग्नाइज, इंडिया एक्नॉलेज द फैक्ट कि जो हमारी रिलेशनशिप है वो अच्छी चलते रहे। एंड द विजिट कम आफ्टर द बैकड्रॉप ऑफ द स्ट्रैंड टाइज बिटवीन द यूएस और ईरान, जहाँ पे चाइना ने एक स्ट्रैटेजिक तरीके से स्पेस बनाने की कोशिश की है, एंड दे हैव सैंक्शनड द ईरान विद अ लॉट ऑफ कंडीशंस, राइट। अब छाबहार पोर्ट की बात करें और इंडिया की जो कमिटमेंट है, तो इंडिया इज कम्प्लीटली कमिटेड टू द छाबहार पोर्ट, और इंडिया हैज़ एलोकेटेड 100 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट इन दिस ईयर बजट। इस साल के बजट में 100 करोड़ रुपए यहाँ के लिए एलोकेट किए गए थे। एंड द एलोकेशन ऑफ द फंडिंग सिग्नल्स द इंडियाज डिज़ायर एंड कमिटमेंट टू द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये दिखाता है कि इंडिया की क्या कमिटमेंट है उस प्रोजेक्ट को लेकर के, बट इट हैज़ टू अंडरटेक द ड्यू डिलिजेंस बिफोर बिंग स्पेंडिंग दिस मनी। तो सारी चीज़ों को एक प्रॉपर रोड मैप बना करके एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्टेड कि जो यूएस की जब से सैंक्शन लगी है ईरान पे, तो जो हमारे रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ी खटास आई है। तो अंडर अ स्पेशल वेवियर फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बाय द डोनाल्ड ट्रंप, तो अब यूएस ने काफ़ी हद तक कुछ ईज डाउन किया है, बट स्टिल there are a lot of things that has to be supported both from India and the United States, because Iran is again basically natural gases का रिजर्व हो, पेट्रोलियम हो, उसकी ह्यूज डिपॉजिटरी है उसके पास। तो द कंट्री नीड टू बी एडेड। कहीं कोई गलत बेसिकली जो तालिबान का इशूज़ है वो इम्पैक्ट करे या कोई और होम सिविल वार हो वहाँ पे, उससे अच्छा है कि उस कंट्री को सपोर्ट कर दिया जाए, राइट। तो इंडिया इज डीपली इन्वेस्टेड इन अफगानिस्तान एंड राइज ऑफ तालिबान इनटू द पावर वरीज बिटवीन बोथ इंडिया और ईरान। तो जो अफगानिस्तान में तालिबान का जो पावर राइज हो रहा है वो इंडिया और ईरान दोनों के लिए चिंता का विषय है। दिस इज अगेन द इशूज विच इज इम्पैक्टिंग बोथ इंडिया एंड ईरान इंटरेस्ट। बोथ इंडिया एंड ईरान आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम टू द पावर शेयरिंग इन द अफगानिस्तान। जो पावर शेयरिंग की बात है उसमें दोनों कंट्रीज इंडिया और ईरान की जो स्टैंड है वो क्लियर है कि हमें क्या करना है। नाउ स्ट्रैटेजिक मूव की अगर बात करें यूएस के सैंक्शंस के बाद, तो इंडिया हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद ईरान एंड इट कॉट द अटेंशन फॉर दिस वीक। बट जो इंडिया में स्ट्रैटेजिक इम्परेटिव की बात करें तो यूएस ने बहुत सारी हार्ड सैंक्शन लगाई थी ईरान पे। चाइना सीज अ स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी इन द तेहरान। तो इंडिया डोंट वांट कि जो वैक्यूम है इंडिया की वो चाइना फुलफिल करे। चाइना आपने देखा है श्रीलंका में भी चाइना है, नेपाल में भी चाइना है, तो जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है चाइना इज़ गेटिंग इनटू द एंट्री। वो एंट्री बना करके उस जगह में इंडिया को जहाँ से वो कवर कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। And India is determined that Iran does not fall in the Beijing sphere of influence and renewed its diplomatic efforts with the sign of the intent. तो इंडिया ने ये बाकायदे क्लियर कर दिया कि हमारी जो कोशिश है ईरान के साथ वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चले, जो भी खटास हो या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट शुड बी टेकन द अनदर कोर्स ऑफ एक्शन। इसी वजह से जो बैक टू बैक मैंने आपको बताया जो मीटिंग हुई है वो यही सिग्नल करती है कि इंडिया हैज़ इट्स ओन कमिटमेंट टूवर्ड्स द प्रोग्राम एंड द डील विच हैज़ ऑलरेडी बीन टेक प्लेस, जो पहले ऑलरेडी हो चुकी है उसको लेकर के। नाउ नाम के रेलेवेंस के बारे में बात की गई है, नाम एंड इंडियाज अलाइनमेंट। दिस इज देयर फ्रॉम द हिंदू। पीएस राघवन साहब ने इनको लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई है नाम को लेकर के, और इस आर्टिकल के अलावा जो नाम की रेलेवेंस है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताऊंगा। तो जैसा आपको पता है नाम हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन स्टेबलाइजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। एक पीस प्रिजर्विंग या फिर जो सिक्योरिटी बहाल करने के लिए एक बहुत ही मददगार साबित हुई है नॉन अलाइन मूवमेंट।
तो जो नॉन अलाइनमेंट है नाम डज नॉट मीन कि न्यूट्रलिटी हो स्टेट में विद द ग्लोबल इशू, इट ऑलवेज हैव अ पीसफुल इंटरवेंशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पीस प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये कोशिश है नाम की। तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट है दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस टू ज्वाइन देयर प्रोजेक्ट विथ दिस ऑटोनॉमी, राइट। पूरी स्वतंत्रता, पूरी स्वैधता के साथ उसको काम करने की मौका मिल सके। नाउ इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने रिसेंटली कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट है एक कॉन्सेप्ट है जिसकी रेलेवेंस आज भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में झलकती है, और कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन पॉलिसी की आप इंग्रेडिएंट की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो नाम उनमें से एक है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे में या अपने मेंस आंसर में ज़रूर कोट करेंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूँ, नाम की क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहला एक इस तरह का बनाने की बात की गई है कि वी नीड टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट पाथ इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स दैट वुड नॉट रिजल्ट इन द मेंबर स्टेट बिकमिंग प्रॉन इन द स्ट्रगल बिटवीन द मेजर पावर। तो किसी दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, एक नॉन अलाइनमेंट हो, जो बेसिकली जो ऑटोनॉमी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, जो एक पर्सनल स्वैधता है, वो सारी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के पर्सनल मैटर पर इंटरफेयर ना करे। And it identifies the right of independent judgment, struggle against the imperialism and neocolonialism. इसके तरफ, इसके अगेंस्ट भी नाम का जो मेन मोटिव है वो है। Now at present, an additional goal is facilitating the restructure of international economic order. जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हो, वो सारी चीज़ों को फॉलो अप करना भी नाम की एक सबसे बड़ी कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ चाइना फैक्टर की अगर बात करें, तो जिस तरह से रिसेंट स्टैंड ऑफ चल रही है हमारी ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, और चाइना इज़ नॉट टेकिंग एनी स्टैंड, राइट। अभी भी कल आपने न्यूज़ में देखा हुआ जिस तरह से कुछ इमेजेस रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी की तरफ से, दैट इज़ कम्प्लीटली वेरी सीरियसली, लाइक फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम म्यूचुअली बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे चाइना की जो रिस्पॉन्स है वो पूरी अपोजिट जा रही है, राइट। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट सेट द इनहिबिशंस और इट शिफ्ट टूवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट कैसे एक वाइबल ऑप्शन हो सकती है चाइना के लिए, बिकॉज देखो चाइना अब दे आर लाइक मैन्युफैक्चरिंग हब वो हैं ही ऑलरेडी, राइट। और भी डिफेंस की बात करें तो हो गया, साउथ चाइना सी में दे आर एक्वायरिंग द लॉट ऑफ प्लेसेस। तो इंडिया के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ थोड़ी हमारी बेसिकली जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है वो सुधरे, ताकि हम चाइना को बहुत हद तक काउंटर कर सकें, राइट। लेट्स सी अभी जो यूएस में इलेक्शंस होते हैं जिसकी भी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होती है, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा वो रोड मैप डिसाइड करेगा इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर द यूएस इलेक्शंस। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ नाम की अगर बात करें, तो सपोर्ट ऑफ द इंडियाज कैंडिडेचर इन द यूएनएससी, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ऑलरेडी मेंबर बना है, इस बार भी नॉन परमानेंट मेंबर है। तो नाम की जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट कंप्राइज ऑफ 120 डेवलपिंग कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ देम आर द मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन असेंबलीज। तो दस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो नाम के मेंबर्स हैं दैट एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट ग्रुप इन सपोर्ट टू इंडियाज कैंडिडेचर एज अ परमानेंट मेंबर। इस बार तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए ऑलरेडी दे हैव बीन इलेक्टेड, बट ये कोशिश की जानी चाहिए कि किस तरह से इंडिया परमानेंट मेंबर के लिए भी आगे बढ़े। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा नाम का, और उनके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट के बिना इंडिया वुड नॉट बी एबल टू मेक थ्रू द परमानेंट सीट्स, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द नाम। नाउ अगर ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करें, तो इंडिया इज़ वाइडली परसीव टू बी द लीडर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, जहाँ पे इंडिया की जो इंगेजमेंट है नाम विद अदर कंट्रीज विद द स्ट्रेचर ऑफ द वॉइस एंड डेवलपिंग द ग्लोबल साउथ। और नाम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साउथ टू साउथ कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथनिंग द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो कॉन्करेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और नाम ने बहुत हद तक जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें इंडिया को एक बहुत ही मेजर रोल अदा करने का मौका दिया है। नाउ टेम्पलेट टू यूएनएससी टर्म्स की अगर बात करें, तो 5 ईयर अगो जो ग्रुप थी यूएस की स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट, जिसको सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च वगैरह भी है वहाँ पे, थिंक टैंक जो है, उनके मुताबिक इंडिया हैज़ ज्वाइंट द वेंचर, मतलब यूएस जो है वो इंडिया को वेंचर की तरह ना देखे, बट बेसिक वेंचर की तरह देखे, नॉट एज एन अलायंस which they could pressure a shared objective with a mutual benefit, right। जो डिफरेंसेस हैं perspectives में that should be addressed। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये की गई है, जो यूएस के थिंक टैंक्स हैं, राइट, वहाँ पे CFR है, सेंटर फॉर काउंसिल रिसर्च, राइट, उनके सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशन CFR।
तो इनका कहना है कि इंडिया को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए यूएस की तरफ से। ये थिंक टैंक कह रही है, यूएस की थिंक टैंक कह रही है ये, राइट। तो इंडिया इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स इस चीज़ में, और यूएसए को इंडिया के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड इंडिया विल अक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रोफाइल इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन इट्स कम टू कमिटमेंट टू द 2-year यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं दैट शुड अगेन मेक द बायलैटरल पार्टनरशिप मोर क्लोजली वॉच्ड, राइट। ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़ एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो जो कल के सवाल थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट अर्थ आवर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च, सैटरडे ऑफ द मार्च एवरी ईयर, एंड अर्थ आवर्स वाज स्टार्टेड बाय 2007 को स्टार्ट की गई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर द नेचर। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। नाउ फॉर द क्वेश्चन 2, द करेक्ट ऑप्शन हियर अगेन इज बी, that the 6th century marked the beginning of the new religious and social movement in the Gangetic Valley in the form of Buddhism, Jainism, which were the part of the Sharmana tradition, right? तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहें, क्लास NCERT 11th की बुक है, बेसिकली इंडियन आर्किटेक्चर या बेसिकली फाइन आर्ट्स की जो बुक है उसको पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम अगर आपके पास है, NIOS है, कहीं पे भी ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है जो आपको मिल जाएगी। बुद्धिज्म, जैनिज्म बीइंग अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Now let's move ahead with our MCQs question of the day. So the first question is coming from Indian Polity with reference to Article 21. Consider the following statement. It was inserted by the 42nd Constitutional Amendment and it provides for free and compulsory education to all children at the age of a group of 6 to 12 years, right? So this is something, the options we have regarding 21A. So you have to choose the correct option A, B, C or D, and if you have any additional information about 21A you can share with us in the comment section. Now from the modern history there's one question, there are two separate statements which you have to consider. The practice of murdering female infanticide was common among the lower classes of Rajput, and the Bengal regulation of 1795 declare infanticide illegal and equivalent of to murder. So this is again a statement. If you have read well, then only you can answer the question. So I just would love to see how many of you know the correct answer. Just write your answer in the comment section. Choose option A, B, C and D, and you can write there in the comment section down below, right? Or if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.